हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। इससे पहले हम लोग फाइलम टिनोफोरा के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारी प्लेलिस्ट पे चैप्टर 1 लिविंग वर्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, इन सब चैप्टर्स के लेक्चर अवेलेबल है। अभी हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले के लेक्चर जाके आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली लेक्चर्स की अपडेट भी आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ। तो ये फाइलम जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसको हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म बोलते हैं क्योंकि ये चपटे चपटे होते हैं, फीते के जैसे, रिबन के जैसे होते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिबन के जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, यह टेप वर्म, टीनिया सोलियम या टेप वर्म इसको बोलते हैं। और ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लिवर फ्लूक इसको बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, जिनको जनरली हम फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। जैसे रोटी होती है ऊपर नीचे से चपटी होती है, तो रोटी जिस तरह से चपटी होती है ऊपर नीचे से, उसी तरह से ये जो है ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, तो इसलिए इसको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, फ्लैट वर्म्स डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं क्योंकि ये एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं और जिस भी एनिमल के अंदर रहेंगे उसी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। और बदले में हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको कोई डिसीज़ हो जाए, तो एक तरह से ये पैरासाइट होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं और दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं, जिस पे ये डिपेंड करेंगे। और इनको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये एंडो पैरासाइट हैं। यानी दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे इंसान में हम लोग के सर में जुएँ वगैरह होते हैं तो वो बॉडी के बाहर होते हैं, या लीच वगैरह कभी चिपक जाती है। ठीक है, बीच वगैरह पे जाएंगे आप तो वहाँ पे लीच चिपक सकती है, जोंक, खेत वगैरह में जोंक चिपक जाती है। तो ये सब एक्टो पैरासाइट हैं। एंडो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर रह के बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, इसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट। तो ये एंडो पैरासाइट एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग भी एंडो पैरासाइट होते हैं। इस तरह के टेप वर्म वगैरह जब डिसीज़ किसी हो जाती है, टीनियासिस वगैरह हो जाता है, या लिवर फ्लूक से फेसियोला हेपेटिका, इसकी वजह से लिवर फ्लूक हो जाता है, लिवर फ्लूक डिसीज़ हो जाती है, तो उसमें ये सब लिवर के अंदर जैसे लिवर फ्लूक पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में टीनिया सोलियम टेप वर्म पाए जाएंगे। तो ये ह्यूमन के अंदर अलग अलग डिसीज़ में इस तरह के एंडोपैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्लैट वर्म जो होती हैं ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल हैं। किस तरह के होते हैं? बाईलैटरली सिमेट्रिकल, यानी अगर इसको बी से कट किया जाए तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको सिर्फ हम एक एक्सिस से कट कर सकते हैं। बाईलैटरल की एक खासियत होती है कि बाईलैटरल को सिर्फ एक एक्सिस से काटा जा सकता है, कट किया जा सकता है। जैसे इसको हम बी से यहाँ से कट कर दें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट। और इसी तरह से टेप वर्म भी, अब टेप वर्म को तो कट करना थोड़ा मुश्किल, लंबा सा होता है ये, बहुत ज़्यादा रिबन के जैसे, लेकिन इसको भी अगर हम बीच से कट करें तो दो ही इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला? बाईलैटरल सिमेट्री होती है। और नेक्स्ट इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 जर्म लेयर होती है। जब ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में या एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं तो उसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है। यानी जब छोटे ही होते हैं तो इनमें 3 लेयर्स होती हैं शुरू में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इससे पहले मीजोडर्म किसी में नहीं थी। तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, इन सब में मीजोडर्म में ही थी। यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले मीजोडर्म दिखाई देती है। तो इसी वजह से सबसे पहले जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें मीजोडर्म होती है। और ये कैसे? असीलोमेट मीजोडर्म होती है फिर भी इसमें सीलोम नहीं होती, यानी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है। मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से ही सीलोम बनती है। जैसे रोटी फूलती है तो उसके अंदर स्पेस बन जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम बनती है, जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, लंग्स होते हैं, लिवर होते हैं, सब तरह तरह के ऑर्गन्स होते हैं।
लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म नहीं होती। बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं इसकी बॉडी में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म नहीं होगी, सॉरी सीलोम नहीं होगी इसमें, सीलोम अपसेंट होती है। मीजोडर्म होती है लेकिन सीलोम अपसेंट होती है, यानी मीजोडर्म के बीच में गैप नहीं बनने पाता। तो ऑर्गन लेवल का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, सिर्फ पर्टिकुलर अलग अलग काम करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेशन के लिए स्टमक वगैरह हो गया सिंपल टाइप का, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटस ऑर्गन्स हो गए, टेस्टिस ओवरी वगैरह हो गए। तो बहुत सिंपल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और ऑर्गन सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, और इसमें हुक्स और सकर्स होती है, इसका मॉडिफिकेशन है पैरासिटिक अडाप्टेशन भी इसको बोलते हैं, कि पैरासिटिक अडाप्टेशन है। जब भी ये किसी होस्ट के अंदर जाएंगे तो उससे चिपकने के लिए ये हुक्स और सकर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हुक्स से इसमें चिपक जाते हैं। और नीडल्स जैसे हुक होते हैं कांटे के जैसे, तो जब ये आंतों में जाएंगे स्टमक में या लीवर में तो उससे ये क्या करेंगे, हैंग करेंगे एक तरह से उससे, उसकी वॉल से, स्टमक की या लीवर की वॉल से इसी को पकड़ के ये झूल जाएंगे। जैसे लीच चिपकी रहती है या जोंक होता है कोई स्किन से चिपक जाता है, उस तरह से ये भी चिपक जाते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होल डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। अच्छा, जब ये होस्ट से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं तो होस्ट में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट लैक कर जाते हैं, यानी उसकी कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो इस वजह से होस्ट में डिसीज़ भी देखने को मिलती है। जिस भी एनिमल में या जिस भी ह्यूमन में ये होंगे तो उसमें इनकी वजह से कुछ डिसीज़ हो जाएंगे, तो ये जो है एक तरह से हार्मफुल भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर इसमें फ्लेम सेल्स है जो इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फ्लेम सेल्स जो होती हैं ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करती हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन यानी ऑस्मोसिस मेंटेन करने में, वाटर लेवल मिनरल लेवल मेंटेन करने में बॉडी में, उसमें हेल्प करेंगी। और एक्सक्रीशन में यानी वेस्ट प्रोडक्ट को, हार्मफुल या पॉइजनस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। ये दो तरीके इसमें ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये दो वर्क करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। जिस तरह से हम लोग की किडनी होती है, हम लोग की किडनी हो गई या फिश की किडनी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो किडनी जैसे होती है बड़े ऑर्गेनिज्म की, तो वो ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। इसी तरह से इसमें फ्लेम सेल्स देखने को मिलती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। यानी ये कैसे होते हैं, तो ये मोनोशियस होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स देखने को मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, तो मोनोशियस होते हैं। हालांकि फर्टिलाइजेशन जो होता है तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, दो डिफरेंट लिवर फ्लूक या दो डिफरेंट टेपवर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। होते दोनों ऑर्गेनिज्म में इसमें, यानी टेस्टिस ओवरी दोनों होते हैं, लेकिन ये आपस ही में नहीं फर्टिलाइजेशन कर सकते, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में इनमें फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दूसरे टेपवर्म का, जैसे टेपवर्म है, एक टेपवर्म है तो दूसरे टेपवर्म का स्पर्म इस टेपवर्म के अंदर आएगा, उसका दूसरे स्पर्म का मेल गैमेट इसके अंदर जेंटल पोर वगैरह के थ्रू टेपवर्म के अंदर आएगा, और इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके वहाँ पे ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके ज़ाइगोट बना रहे हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये याद रखना है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और इसमें लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलती हैं, लार्वा इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम का लार्वा देखने को मिलेगा, लिवर फ्लूक फैसियोला का भी लार्वा देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब भी डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे मेढक होता है, मेढक में टेडपोल एक स्टेज होती है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जब भी लार्वा स्टेज देखने को मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, तो उसको हम बोल देते हैं कि इसका डेवलपमेंट जो है ये इनडायरेक्ट है। ह्यूमन में लार्वल स्टेज नहीं होती, तो हम लोग में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इंसानों में क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस है, इसमें लार्वा स्टेज है, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, प्लेनेरिया जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, रीजनरेट बहुत तेज़ी से करते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया जो होता है तो ये बहुत तेज़ी से रीजनरेशन करेंगे। प्लेनेरिया का डायग्राम यहाँ बना, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फैसियोला का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है प्लेनेरिया में भी। और अगर हम प्लेनेरिया को बीच से जैसे कट करते हैं, बीच से कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ में इस तरह से
बीच से कट करें या जितने भी पार्ट में इसको हम कट कर दें, जितने भी पार्ट में इसको कट कर दें प्लेनेरिया को, इसका हर एक पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। इसका हर एक पार्ट ग्रो करके फिर से एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी या फ्रेगमेंटेशन। तो प्लेनेरिया में हमें फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। जितने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लें तो हर एक पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, हर एक पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है प्लेनेरिया में। ठीक है, इसी लिवर फ्लूक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए डायग्राम बता दिए। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एग्जांपल है। तो टीनिया टेपवर्म है और फैसियोला लिवर फ्लूक। साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम को जब भी हैंड रिटन हम लोग लिखते हैं हाथ से या नोट्स बनाएंगे उसमें लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे टीनिया को। और टीनिया सोलियम, ये पूरा नाम इसका टीनिया सोलियम है, जिसको हम टैपवर्म बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है फैसियोला, फैसियोला का पूरा नाम फैसियोला हिपैटिका, लिवर में पाया जाता है तो लिवर फ्लूक भी इसको बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक। तो ये दो हैं, टीनिया सोलियम टेपवर्म और फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक। ये नाम याद रखने, एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसके एग्जाम्पल देखे, रिप्रोडक्शन का मेथड देखा, ये सारी चीज़ इसमें देखे हमने, इसका स्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट। अब इसमें जो इसके एग्जाम्पल में डायग्राम बने हुए हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन वगैरह देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें टेपवर्म में और लिवर फ्लूक तो इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है। ये जो सेगमेंट्स होते हैं इसमें हर एक बॉडी ऑर्गन रिपीट करता है। टेपवर्म में जैसे बहुत सारे सेगमेंट बने हुए हैं, पीते में बहुत सारे ऐसे खाँचे खाँचे बने हैं, तो इसमें हर एक खाँचे में क्या होगा कि अलग टेस्टिस होगा, अलग ओवरी होगा, इस तरह से यहाँ पे रिपीट करते रहते हैं बॉडी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये ध्यान रखना कि पहला डायग्राम जो है हमारा टेपवर्म का है, ए वाला डायग्राम टेपवर्म का है और बी वाला डायग्राम लिवर फ्लूक का है। ए वाला डायग्राम किस चीज़ का है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम देखिए पूछ देता है एग्जाम में, ये डायग्राम किसका है, तो ए वाला टेपवर्म का और बी वाला जो हमारा ये लिवर फ्लूक का है डायग्राम। फिर से एक बार देख लेते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में क्या क्या पढ़े कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी जैसे एक रोटी है ऊपर नीचे से चपटी, उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर है। और फ्लैटवर्म कहे जाते हैं, चपटे स्ट्रक्चर की वजह से इनको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ही होंगे और अंदर जाके ही अंदर उसकी दीवार से चिपक के उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेंगे। चिपकने के लिए हुक्स या सकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है तो कांटा उसके जाके धंस जाता है, उसके मुंह वगैरह में लग जाता है इस तरह से। तो इनके मुंह में ऐसे इस तरह के दांत होते हैं हुक्स या सकर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या कर लेते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी के साथ बंध जाते हैं या उसमें धंस जाते हैं। तो ये हुक्स एंड सकर्स इसमें देखने को मिलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है, यानी अगर बीच से कट किया जाए तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक असीलोमेट। बाइलेटरल सिमेट्री में याद रखना सिर्फ एक ही एक्सेस होता है, बाइलेटरल सिमेट्री में एक ही एक्सेस होता है, एक्सिस होता है, और रेडियल सिमेट्री में बहुत सारे एक्सिस होते हैं, यानी किसी भी तरह से काटें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा रेडियल सिमेट्री में। और बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक किसी भी तरह से काटें, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर 3 जर्म लेयर है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 3 जर्म लेयर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। असीलोमेट है, यानी सीलोम नहीं होती इसमें, और यानी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, उस वजह से सीलोम भी नहीं बन रही है। ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऑर्गन हल्के सिंपल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिकली यहाँ पे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। नर्व टिश्यूज़ वगैरह भी या नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल टाइप का देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं, तो फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन और सिक्रीशन एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं ना, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और ये किसी भी इंसान या एनिमल की बॉडी से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से उसमें डिसीज़ भी हो सकती है। जिस भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाए जाएंगे तो उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं और ये होस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट जब आ रहा है तो फीमेल बॉडी के अंदर वो रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रहा है। लार्वल स्टेजेस इसमें देखने को, यानी एक बार जाइगोट बन गया उसके बाद लार्वा बनेगा और लार्वा के बाद फिर अडल्ट स्टेजेस बनेगी। तो लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोल देते हैं।
और इसमें प्लेनेरिया भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी वो अपनी बॉडी को रिकवर बहुत तेज़ी से कर लेता है, और इस वजह से रिप्रोडक्शन के लिए भी एक इसका एडवांसमेंट होती है यहाँ पे, कि अगर इसको हम कई सारे पार्ट में कट करें तो उसका हर एक पार्ट अलग अलग प्लेनेरिया डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल है टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, हेपेटिका, लिवर फ्लूक, इसके एग्जाम्पल है ये। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, फाइलम एस्केलमेंथिस, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फाइलम एस्केलमेंथिस क्या होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फाइलम एस्केलमेंथिस जो है ये राउंड वर्म कहे जाते हैं, फाइलम एस्केलमेंथिस, या इसको हम फाइलम निमाटोडा भी बोलते हैं, निमाटोडा। तो ये निमाटोडा होते हैं या एस्केलमेंथिस होते हैं। इनको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म गोल गोल से दिखते हैं, ठीक है, राउंड दिखते हैं, और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी मेल अलग तरह का और फीमेल अलग तरह का। मेल जो होता है इस तरह का नीचे से घुमावदार होता है, ठीक है, और फीमेल इसकी पूरी बॉडी लंबी होती है, ये काफ़ी मोटी होती है, डायमीटर इसका ज़्यादा है, और इसमें डायमीटर तो ज़्यादा है ही, यहाँ पे क्या है लंबाई भी इसकी ज़्यादा होती है, डायमीटर भी ज़्यादा होता है, मोटी होती है इसमें। और ये मेल जो होता है ये एक तरफ से कर्वी होता है, ठीक है, एक एंड पे कर्वी होगा, और इसमें पीनियल सीटी देखने को मिलती है, पीनियल सीटी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो मेल में ऐसे बाल के जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे दो कांटों या हुक के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं पीनियल सीटी, ठीक है, जिससे ये रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल को होल्ड करके रखता है। तो रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है पीनियल सीटी फीमेल को होल्ड करने में। तो यहाँ पे मेल और फीमेल ये दो चीज़ें हैं। इस तरह से ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में, इसी को बोलते हैं हम राउंड वर्म एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस या एस्केलमेंथिस भी पढ़ देते हैं इसको। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सर्कुलर है, राउंड वर्म बोलेंगे तो यहाँ पे बॉडी कैसी होती है ये पूछ सकता है कि ये सर्कुलर बॉडी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस वजह से इसको राउंड वर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग है, यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी होस्ट में हो, होस्ट के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट अपना लाइफ जो है वो कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री लिविंग है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नेरिस वगैरह। इसके नीचे जो डायग्राम बना हुआ है मेरे ख्याल से ये लीच का बना है, हिरुडेनेरिया लीच है ना, नेरिस। तो ये पानी में भी देखने को, इसको कुछ फॉर्म जो होती हैं राउंड वर्म की, ये वाटर में भी होती हैं, और कुछ फॉर्म टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म ज़मीन में भी देखने को मिलेंगी, और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स और एनिमल दोनों पे ये पैरासिटिक होते हैं, यानी प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे और उसमें भी डिसीज़ करेंगे राउंड वर्म जो है, और एनिमल भी होते हैं, एनिमल में भी डिसीज़ करते हैं। तो ये फ्री लिविंग है, एक्वाटिक फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी ज़मीन में भी रहते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी प्लांट या एनिमल किसी में भी डिसीज़ करेंगे। अब इसमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन पाउचेस के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टू सीलोम तो यहाँ पे नहीं होती है, टू सीलोम नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन साथ साथ मिलके और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी डाइजेशन जैसे है तो उसके लिए माउथ है, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। फंक्शन क्या है, डाइजेशन का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ राउंड वर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म की स्प्लिटिंग पाउचेस के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सूडोसिलोम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो उसको सूडोसिलोम कहते हैं। या बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी 20 से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। राउंड है लेकिन 20 से अगर हम कट करें इसको तो दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड हो पाएंगे, तो सिर्फ सेंटर से कट कर सकते हैं और कोई इसका एक्सेस नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर है इसमें, एम्ब्रियो स्टेज में 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और सूडोसिलोमेट होते हैं। ये चीज़ बता दी आपको, क्लियर कर दी कि क्या है कि मेसोडर्म की जब स्प्लिटिंग होगी तो अंदर डिफरेंट पाउचेस बन जाएंगे अलग अलग, तो उसकी वजह से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कि इस तरह से मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे सबसे बाहर की लेयर है, यहाँ पे ऊपर डायग्राम मेरे ख्याल से बना होगा सूडोसिलोम का, कहीं बना तो था, ऊपर के साइड पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सब चीज़ बताई गई हैं आपको।
पे सूडोफिलम थी, ये है सूडोफिलम, ठीक है। तो यहाँ पे पाउचेस के फॉर्म में यहाँ पे मिजोडम की स्प्लिटिंग हुई लेकिन पाउचेस बन गए, तो इसको बोलते हैं हम सूडोसिलोम। यहाँ पे कोई सिलोम नहीं है, ठीक है। ये है सूडोसिलोम, ये वाला स्ट्रक्चर, बी वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाउचेस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं सूडोसिलोम। और इसी में थोड़े से गैप में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पाउचेस की भी पाउचेस जो होंगे इसी में थोड़े से ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं सूडोसिलोम। और यहाँ पे जो है ये क्या है, सीलोम है, यानी इसमें पूरी कंप्लीट सीलोम है, इसमें पूरे सारे ऑर्गन इस सीलोम में प्रेजेंट होंगे। और ए नंबर ये वाला क्या है, ये असीलोमेट, यानी इसमें सीलोम नहीं होगी, तीसरे वाले में सीलोम नहीं है, इसमें डेंस स्ट्रक्चर है, यानी एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मिजोग्लिया बीच में, मिजोडर्म नहीं है। असीलोमेट में मिजोडर्म नहीं होती, सूडोसिलोमेट या सिलोमेट में मिजोडर्म होती है। सूडोसिलोमेट में कम स्प्लिटिंग होती है मिजोडर्म की, यहाँ पे कम स्प्लिटिंग है, तो इस वजह से पाउचेस बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो गई है, ठीक है, कंप्लीट स्प्लिटिंग है, तो यहाँ पे सिलोम बन रही है इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, सूडोसिलोम। तो सिलोमेट, सिलोमेट जैसे एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है कि अंदर पूरा हॉलो, तो इस तरह से सिलोम हो गई। और सूडो सिलोमेट अगर हम समझे, सूडो सिलोमेट क्या, बैग जैसा स्ट्रक्चर, बैग में जैसे अलग अलग चेन होती है, अलग अलग पॉकेट होती है, तो उस तरह से ये सूडो सिलोम है, ठीक है। उसमें अलग अलग पाउचेज हैं, अलग अलग पार्टीशन हैं सूडो सिलोम में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि ये होस्ट से अटैच है, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसमें क्या होगी, यहाँ पे चल रहा है ये, हाँ। कहाँ पे थे हम लोग, मस्कुलर फेरिंग्स होती है। मस्कुलर फेरिंग्स क्या करती है, मस्कुलर फेरिंग्स जो होती है ये होस्ट से जो भी न्यूट्रिशन है उसको ये भी क्योंकि पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, तो होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मस्कुलर फेरिंग्स हेल्प करती है, एक तरह से शक्कर की तरह काम करती है। तो मसल्स ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वो अच्छे से उसको जो भी न्यूट्रिशन होता है होस्ट के अंदर, उसको अच्छे से ये सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। तो इस तरह से मस्कुलर फेरिंग्स जो है ये सक्शन में हेल्प कर रही है। एन एक्सक्रीटरी पोर ट्यूब, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर भी देखने को मिलता है, एक्सक्रीटरी पोर और एक्सक्रीटरी ट्यूब दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गया और एक्सक्रीटरी पोर हो गया। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है और एक एंड पे एक्सक्रीटरी पोर भी होता है, जिससे क्या होगा कि बॉडी वेस्ट बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बॉडी यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या क्या होता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है और वो बॉडी से बाहर निकला जाता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं एंड डाइशियस कंडीशन देखने को मिली, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, तो वो इसमें देखने को मिल रहा है, यानी मेल फीमेल अलग अलग तरीके दिखाई दे रहा है, तो ये डाइशियस कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फीमेल्स जो होती हैं ब्रॉडर होती हैं या लॉन्गर होती हैं, मेल से बड़ी होती हैं फीमेल्स, तो अच्छे से दिखाई दे जाता है कि ये फीमेल और मेल में डिफरेंस दिखाई दे जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी यहाँ इसमें ज़्यादा कोई लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट की एक खासियत है कि जिनको जो यंग वंस होंगे वो डायरेक्ट अडल्ट को रिसेंबल करेंगे, यानी अडल्ट के जैसे होंगे, जैसे ह्यूमन का जो बेबी होता है जो, तो कैसा दिख रहा होता है, एक ह्यूमन की तरह ही दिख रहा होता है, जैसे अडल्ट की तरह ही दिख रहा होता है, बस थोड़ा बहुत बहुत छोटा सा होता है, लेकिन होता तो अडल्ट के वो जैसे ही दिखता है, आँख कान नाक सब कुछ। लेकिन लार्वा में अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, लार्वा अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बन रहा है तो वो लार्वा अडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, तो लार्वा अलग तरह का दिखता है। लेकिन जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें यंग वंश जो होते हैं ये अडल्ट को रिसेंबल करते हैं, यानी सारे ऑर्गन्स जो होंगे वो एक उसमें जो बोलते हैं यंग वंश में होंगे। डायरेक्ट
तो इसमें जनरली डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है, और कुछ में इनडायरेक्ट भी देखने को मिला है, कुछ में लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें लार्वल फॉर्म भी देखने को मिलेंगी, तो इस वजह से इनडायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट। ज़्यादातर डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट ही है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल एस्कैरिस की। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बोलते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वर्म, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड या राउंड वर्म, ये डिसीज़ कर देता है ना, राउंड वर्म डिसीज़ जो होती है तो बच्चों में हो जाती है ये रोग जो है, एस्कैरियसिस बोलते हैं। इनकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, यानी आंतों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, नूडल्स के जैसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये आंतों में चले जाएंगे, इसके स्पोर्स वगैरह, मिट्टी में खेल रहे होते बच्चे तो मिट्टी में देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा इसके स्पोर्स, और फिर वो स्पोर्स जो होते हैं मिट्टी वगैरह खाते हैं बच्चे, तो माउथ से होकर वो स्पोर्स कहाँ पे चले जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो स्पोर्स भी बड़े हो रहे होते हैं, और बड़े होकर राउंड वर्म, यानी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये मेल फीमेल वाला, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे ये, और फिर क्या करेंगे, उसमें डिसीज़ करेंगे, यानी जो भी बच्चा था या वो था पर्सन था उसके अंदर ये डिसीज़ करेंगे, उससे न्यूट्रिशन वगैरह ऑब्जॉर्व करेंगे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, और ब्लॉक कर देते हैं, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं बहुत ज़्यादा। ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं साथ साथ में, मेल फीमेल हैं इस तरह से, तो ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ा लेते हैं। तो बहुत सारे चाउमीन या नूडल के जैसे ये अगर देखा जाए, आंत को काट के देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे दिखते हैं ये भरे हुए एकदम, तो इसकी वजह से इंसान खाना पीना भी नहीं कर पाता है सही से, और उसमें क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है, जो भी पर्सन है या जो भी बच्चा है तो उसमें डिसीज़ देखने को मिलती है, डिसीज़ के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस्कैरियोसिस राउंड वर्म डिसीज़ करता है। इसके बाद है वुकेरेरिया या वुचेरेरिया भी बोलते हैं इसको, बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, फिलेरिया वर्म, ठीक है, इसको फिलेरिया वर्म बोलते हैं, हाथी पाँव करता है ये, हाथी पाँव वाली बीमारी करता है, यानी लिम्फ जब अगर इसकी डिसीज जैसे हो गई, वुकेरेरिया हो गया, फिलेरिया वर्म हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वहाँ पे जिस भी ऑर्गन ये होता है, जैसे जनरली बॉडी के एक हिस्से में, लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट पार्ट पूरा, ठीक है, और ये जो क्या होता है लेफ़्ट लेग है, तो ये सब पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसमें लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाती हैं, और ये बहुत स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, लिम्फ इकट्ठा होने लगता है और स्वेलिंग आ जाती है। जैसे हम लोग में दो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो ब्लड है, और ब्लड का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये लिम्फ का भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और लिम्फ के जो वेसल्स हैं या लिम्फ के नोड्स जो अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो लिम्फ एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है ब्लड बॉडी में, ठीक है। जैसे ब्लड कहीं पे इकट्ठा होने लगे बॉडी में तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह से अगर लिम्फ कहीं इकट्ठा होने लगे बॉडी में तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं फिलेरियासिस बीमारी को बोलते हैं, हाथी पाँव बीमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाथ पैर फूल के एकदम हाथी के जैसे हो जाते हैं, तो सूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो पेनफुल सिचुएशन होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म, एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म बोलते हैं, ठीक है, हुकवर्म। तो ये इसका जो माउथ पार्ट है ये थोड़ा सा हुक के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म बोलते हैं, और ये भी डिसीज़ करता है, ठीक है, ये भी एंसाइलोस्टोमा भी है, ये भी डिसीज़ करता है, प्लांट एनिमल्स वगैरह में ज़्यादातर ये डिसीज़ करता है। तो इस तरह से हमने देखा फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में भी हमने पढ़ दिया, एस्केलमेंथिस या निमाटोडा के बारे में, और जो एस्केलमेंथिस ये थे ये क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं जनरली, राउंड वर्म भी इनको कहते हैं, इसलिए फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक हैं। ऑर्गन सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री होती है, बीच से कट किया जाए 2 इक्वल हाफ बन जाएगा, सूडोसीलोम देखने को मिल रही है, यानी पाउचेस के फॉर्म में सीलोम है, मस्कुलर फेरिंग्स है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, मस्कुलर फेरिंग्स इसका पैरासिटिक अडाप्टेशन है, यानी चीज़ों न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए, ठीक है, बहुत पावरफुल मसल्स की इनको रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मस्कुलर फेरिंग्स, इनकी फेरिंग्स जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है, हम लोग में फेरिंग्स होती है, ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट्स वगैरह में ज़्यादा मस्कुलर होती है फेरिंग्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब देखने को मिलेगा, और एक्सक्रीटरी ट्यूब के एंड पे एक्सक्रीटरी पोर होता है। सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग हैं, फीमेल लार्जर होती हैं, लॉन्गर या ब्रॉड होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा। एस्कैरियोसिस, राउंड वर्म, वुकेरेरिया, फिलेरिया वर्म, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस और फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।